आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे थे पॉलिटिकल डिफेक्शंस को लेके। जो 52वां संविधान संशोधन किया गया था वो हमने कर लिया था, लेकिन 52 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें भी कुछ कमी रह गई थी, जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस दायर की गई थी और उसके लिए कुछ इश्यूज हुए थे उस टाइम पे कि ये पिटिशंस दायर की गई थी। और फर्स्ट इश्यू देखने को मिला था 1991 की लोकसभा के जो अध्यक्ष थे रवि राय। उन्होंने क्या किया था, दल बदल के विरोध के आधार पर 5 मंत्रियों को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित, पांच मंत्रियों सहित जनता दल के 8 सदस्य को उन्होंने दल बदल के आधार पर लोकसभा की सदस्यता से उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। और इन 8 एमपीज में से 5 मिनिस्टर्स थे, उन्हें मंत्री पद मिले हुए थे 5। तो उस आधार पर फिर जनता दल ने अपील डाली थी कि सुप्रीम कोर्ट में कि दल बदल का ये जो नियम है कि जो लोक अध्यक्ष है उसके हाथ में अंतिम निर्णायक शक्ति होती है, उस शक्ति को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। और इसी तरह का डिसीजन फिर अगस्त 1991 में मेघालय में देखने को मिला था कि मेघालय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी सदस्यता, उसके अध्यक्ष ने भी 5 निर्दलीय सदस्यों की सदस्यता खत्म कर दी थी कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। और तभी मेघालय, मणिपुर, गोवा, पंजाब, गुजरात, सिक्किम, मध्य प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्यों ने और 9वीं लोकसभा जो चल रही थी 1991 में, उसके कुछ सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन या अपील दायर की थी कि जो अमेंडमेंट है 52 जो अमेंडमेंट है उसको चेंज करने की जरूरत है। और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, ये वर्ड है ना संविधान पीठ, संविधान पीठ का मतलब क्या होता है, जब किसी भी मुद्दे से संबंधित निर्णय लेने के लिए 5 या 5 से ज्यादा जजेस की कमेटी गठित की जाती है डिसीजन देने के लिए। जब 5 और 5 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज की कमेटी बनाई जाती है तो उसे संविधान पीठ बोला जाता है। तो संविधान पीठ का कि कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स का गठन किया गया, जिसने इस 52 अमेंडमेंट को एक तरह से इलीगल माना था और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए थे। और उस अमेंडमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट चीज कही गई थी कि जो सदन के अध्यक्ष की सुप्रीम पावर है या लास्ट डिसीजन है सदन के चेयरपर्सन के पास कि उसका निर्णय ही अंतिम होगा दल बदल से संबंधित, वो खत्म कर दिया कि अगर लोकसभा का सदस्य है, एमपी है, तो उससे संबंधित डिसीजन लोकसभा का अध्यक्ष ही लेता था, उसकी कहीं अपील नहीं की जा सकती थी। फिर इसी तरह से अगर विधानसभा का था तो विधानसभा का अध्यक्ष लेता था, राज्यसभा का था राज्यसभा का सभापति लेता था, विधान परिषद का था विधान परिषद का सभापति लेता था। उनके निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ये प्रावधान समाप्त किया गया। अब इनके निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। अगर विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय है तो उस राज्य के हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता से संबंधित मुद्दा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है चेयरपर्सन के इस डिसीजन। फर्स्ट प्रावधान तो ये किया गया। फिर सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 52 अमेंडमेंट में जो 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उस 10वीं अनुसूची के 7th पैराग्राफ में एक चीज का डिस्क्रिप्शन था। उस डिस्क्रिप्शन को खत्म ही कर दिया गया पूर्ण रूप से, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 136, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 के जो प्रोविजंस थे उनका उल्लंघन करती थी। अब ये आर्टिकल 136 क्या था? आर्टिकल 136 रेलिवेंट था सुप्रीम कोर्ट से, कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो अपने अधीनस्थ किसी हाई कोर्ट या फिर किसी भी ट्रिब्यूनल या किसी भी अधीनस्थ
कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील करने की परमिशन दे सकता है। ये आर्टिकल 136 में कहा गया है कि जब कोई भी संस्था, व्यक्ति अगर कोई भी डिसीजन देता है तो उस डिसीजन के अगेंस्ट अगर किसी को कार्यवाही करनी है तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को अधिकार प्रदान कर सकता है कि वो कर सके। लेकिन सभापति क्या था, 52 अमेंडमेंट में क्या कहा गया था कि जिस सदन के सदस्य की दल बदल के संबंधित सदस्यता का मुद्दा है उसके अध्यक्ष के अगेंस्ट कहीं भी सुनवाई नहीं हो सकती। तो इट मींस ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 136 की अवहेलना कर रहा है, तो इसको खत्म कर दिया पूरी तरह। फिर आर्टिकल 226 क्या कहता था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स में हमारा एक राइट आता है कि अगर हमें कोई भी पद या व्यवसाय जो भी हम करते हैं उसके विरुद्ध अगर हमें लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो जब कोई MP MLA जीत कर आता है, अगर वास्तविक स्वरूप में, क्योंकि कई बार सरकार बदलने के चक्कर में भी दल बदल की अवधारणा या अध्यक्षों ने ये निर्णय लिए थे इस तरह के, तो ये उस चीज की अवहेलना प्रतीत होता है। इसलिए भी इस पैराग्राफ में जो चीजें मेंशन थी उसको पूर्ण रूप से खत्म किया गया। फिर आर्टिकल 227 क्या कहता है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो अपने अंडर जितनी भी जुडिशरी सिस्टम है, हाई कोर्ट के अंडर क्या आते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट जो होते हैं, या फिर जो ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती हैं या ग्राम पंचायत जो होती है, उनको सुपरविजन करने का काम हाई कोर्ट के पास होता है। तो स्टेट की विधानसभा जो है उससे संबंधित अगर कोई मुद्दा आता है तो सुपरविजन पावर हाई कोर्ट के पास है। तो ये जो 7th पैराग्राफ था जो 10वीं अनुसूची का, उसमें जितनी भी डिस्क्रिप्शंस थी वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शंस इन 3 आर्टिकल्स की अवहेलना करती थी, 136, 226, 227 का। और ये तीनों के तीनों आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे, उनकी लिमिटेशन कर रहे थे। इस वजह से 10th शेड्यूल के 7th पैराग्राफ को कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया था इस अनुसूची से। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया था इससे संबंधित कि किसी भी अध्यक्ष या सभापति के निर्णयों के बारे में कि लागू किया जाएगा या नहीं, वो उस टाइम पे जो राजनीतिक कारण होते हैं उनकी प्रभाविता को जांचते हुए ही लागू किया जाएगा। कि कहीं ये तो नहीं है सभापति मोस्टली की देखने को मिलता है, सभापति ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो रूलिंग पार्टी का होता है, कि उसका डिसीजन रूलिंग पार्टी को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, क्या पता वो विरोधी हो गया हो, किसी दूसरे दल में शामिल हो गए, उसी को उसका बनाना चाहता है। क्योंकि जब व्यक्ति सभापति की सदस्यता ले लेता है ना, जब उसे बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो वो अपनी पार्टी से कोई रेलिवेंसी नहीं रखता है, वो अपनी पार्टी से संबंधित डिसीजंस में वोटिंग भी नहीं करता है। तो मे भी उसने इनडायरेक्टली चेंज कर ली हो अपनी आइडियोलॉजी, तो उस चीज पे क्या पॉलिटिकल इश्यूज थे उनकी डिपेंडेंसी पे ये डिसीजंस होंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट में इस अमेंडमेंट को ये चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 डिसीजंस दिए इस अमेंडमेंट को चेंज करते हुए, तो सरकार को महसूस हुआ कि इस अमेंडमेंट को सच में मॉडिफाई करने की जरूरत है। और फिर 2003 में 91 अमेंडमेंट आया कि 91वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसको लोकसभा ने पारित किया था 16 दिसंबर को और राज्यसभा ने 18 दिसंबर को, और 2004 की 2 जैन को राष्ट्रपति ने भी इसे अपनी परमिशन प्रोवाइड कर दी थी। इट मीन्स 91वां संविधान संशोधन पॉलिटिकल पार्टीज के डिफेक्शन से जो रिलेटेड था वो लागू कर दिया गया था। और इस अमेंडमेंट में क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे? फर्स्ट प्रोविजन किया गया था कि अगर कोई भी MP सांसद विधेयक, सांसद MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विधेयक, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर
कि कोई भी एमपी या एमएलए अगर सदस्यता चेंज करता है या दल बदलता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होता है, तो अपने आप उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, अध्यक्ष के डिसीजन का वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर कोई मेंबर पार्टी चेंज करता है ना, तो पार्टी चेंज करने के बाद जिस पार्टी में वो जा रहा है, अगर 1/3 सदस्य ही क्यों ना चले जाए, तो उसे वहां पर कोई भी लाभ का पद का मतलब होता है कोई भी मिनिस्ट्री पोस्ट नहीं दी जाएगी, मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। और दूसरा सरकारी पद, सरकारी पद का मतलब है अगर वो दल की सदस्यता छोड़ने के बाद, जैसे इनको चेयरमैन बना दिया जाता है ना, जैसे हायर एजुकेशन का चेयरमैन बना दिया, चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना दिया, इस तरह से किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाए। नेक्स्ट है, उसे सदन की सदस्यता हासिल करने के लिए, कि लोकसभा का अगर सदस्य था तो दोबारा से लोकसभा का चुनाव जीत के आना पड़ेगा, विधानसभा का था तो विधानसभा का चुनाव उसे दोबारा जीतना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोविजन इस अमेंडमेंट में किया गया था कि जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज मिलके जब सरकार बनाती थी, या 2 से बहुत सारी गठबंधन की जो कोलिजन गवर्नमेंट्स जो बनती थी, उसमें जो मंत्री परिषद का जो स्ट्रक्चर था ना, वो भी बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि दल बदले ही क्यों जाते थे, इसी लालच में बदले जाते थे कि मंत्री पद मिलेगा, और मंत्री पद के लालच में मंत्री परिषद विस्तृत होता जाता था। और इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, कि मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी, वो मुख्यमंत्री बने थे, तो यूपी में 403 एमएलए हैं, कि 403 सीटें हैं वहां, जिनमें से 97 को उसने मंत्री पद दे दिए थे, कि मंत्री परिषद में शामिल कर लिए, कि इतना बड़ा उसका मंत्रिमंडल बन गया था कि इतने बड़े मंत्रिमंडल का भार किसको, जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इनकी कुछ स्पेसिफिक सुविधाएं होती है, इनको घर, गाड़ी, नौकर, बिजली, जो ये फ्री चार्जेस होते हैं, तो वो फ्री जनता को भुगतना पड़ता है, उनके चार्जेस बढ़ते हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे ने 288 सदस्यों की विधानसभा है महाराष्ट्र की, जिनमें से 69 को मंत्री बना दिया था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या प्रोविजन किया गया कि चाहे सेंटर की सरकार हो, कि केंद्र सरकार है, चाहे किसी भी स्टेट की है, वहां जितनी सदस्य संख्या है ना, उस सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री परिषद में हो सकता है, 15% से ज्यादा नहीं होगा। जैसे हरियाणा में 90 है, तो उसका 15% ही मंत्री पद हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट इसी से संबंधित है कि जो बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जहां सीटें ही बहुत कम है, तो वहां क्या होगा, तो वहां दे रखी है कि न्यूनतम, कि मिनिमम संख्या मंत्री परिषद की 12 होगी, 12 से कम मंत्री कहीं नहीं। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सारे इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जहां मंत्री परिषद का आकार 15% से ज्यादा है ना, कि 2003 में लागू हुआ था ये प्रोविजन, 3 में संसद ने पारित किया था, 4 में राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू किया गया था। तो उस दौरान जितनी भी स्टेट्स में स्टेट की कुल सीटों से 15% से ज्यादा था मंत्री परिषद, तो उन्हें तुरंत इसके लागू होने के 6 महीने के अंदर अंदर अपना मंत्री परिषद 15% करना पड़ेगा। और इस दौरान बहुत से स्टेट्स ने किया था, यूपी ने किया था, पश्चिम बंगाल ने किया था, महाराष्ट्र ने किया था, आंध्र प्रदेश ने किया। नेक्स्ट प्रोविजन किया गया था कि 52 का जो अमेंडमेंट था, उसमें एक बात कही गई थी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर 1/3 सदस्य, कि 33% जो सदस्य थे, वो अगर पार्टी चेंज करते हैं, कि 1/3 सदस्य अगर पार्टी चेंज करते हैं, तो वो पॉलिटिकल डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, दल बदल नहीं माना जाएगा, कि सदस्य ये नहीं मानेंगे कि दल का विभाजन उसको मान्यता नहीं है। लेकिन इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि 1/3 का प्रोविजन ही खत्म कर दिया है, अब तो अगर कोई एक भी गया ना, तब भी दल बदल माना जाएगा। ये 1/3 वाला फंडा पूरी तरह खत्म कर दिया गया। तो ये था 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो अब भी इम्प्लीमेंट है, जिसमें पॉलिटिकल डिफेक्शंस को लेके बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए।
अब देखो लास्ट में इसमें एक चीज है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी ये चीज, 97वें संविधान संशोधन विधेयक और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, कि ये जो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ना, ये 97वां संविधान संशोधन विधेयक ही था। विधेयक और अधिनियम में क्या फर्क होता है? विधेयक वो जब होता है जब संसद के किसी भी सदन में कोई भी सदस्य उसको पेश करता है, लेकिन अधिनियम वो तब बनता है जब संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे देते हैं और वो एक कानून का रूप ले लेता है, उसे लागू कर दिया जाता है, तो वो अधिनियम बन जाता है। जैसे इंडिया में 2020 तक 126 विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, कि बिल आए हैं, जो बिल जो प्रोविजन के लिए आए हैं कि इनके ऊपर कानून बनाना चाहिए, कि बिल प्रस्तुत करना और उन्हें लॉ बनाना। तो बिल 126 प्रस्तुत हो चुके हैं, विधेयक 126 प्रस्तुत हो चुके हैं 2020 तक भारतीय संसद में, लेकिन अधिनियम बने हैं या फिर अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कानून जो बने हैं वो सिर्फ 104 अधिनियम या 104 संविधान संशोधन अधिनियमित हुए हैं अब तक। तो विधेयक और अधिनियम में ये डिफरेंस होता है, विधेयक होता है प्रस्तुत करने के प्रोसेस तक ही, लेकिन अधिनियम है जब वो पारित होके लागू हो जाए। तो सब पे जरूरी नहीं है सबकी सहमति, और सारे विधेयक अधिनियम नहीं बन पाते। और इसीलिए जब 97 के इस विधेयक में जो राज्य सरकार थी, राजग सरकार, तो 2003 में किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन की सरकार थी, जिसको राजग सरकार के नाम से बोला जाता था। उसमें जो स्थायी समिति जो थी, स्थायी समिति का मेंबर था कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इंडिया में इम्प्रूव करना है तो इस तरह के पॉजिटिव स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जैसा कि पॉजिटिव स्टेप्स 91 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कि पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज पे बहुत सारे बैन लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर हमारा सेकंड यूनिट और पॉलिटिकल डिफेक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो पूछो बेटा। हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इन दोनों यूनिट्स में से, जरूरी नहीं इसी टॉपिक में, किसी और टॉपिक में भी अगर किसी बच्चे की कोई भी क्वेरी है तो पूछ